हाँ जी, शुरू करते हैं। पाइथन पढ़ रहे हैं हम लोग, फंडामेंटल्स। पिछली क्लास में मैं बता चुका हूँ आपको पाइथन आइडेंटिफायर्स वाली क्लास के अंदर कि वेरिएबल्स क्या होते हैं पाइथन के अंदर, और वेरिएबल्स का नाम रखने के क्या क्या रूल्स हैं, कैसे वेरिएबल यूज़ करते हैं। अभी थोड़ा सा वेरिएबल का प्रोग्रामेटिकली वेरिएबल कैसे यूज़ होते हैं उस बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। तो वेरिएबल क्या है? एक मेमोरी लोकेशन का नाम है भाई। कंप्यूटर के अंदर एक मेरी मेमोरी है बहुत बड़ी, वहाँ पर एक मेमोरी लोकेशन का मैंने नाम दे दिया एक्स। ये एक कंटेनर बन गया है जो कि किसी वैल्यू को होल्ड करेगा। मैंने 2 वैल्यू डाली, x इक्वल टू 2 लिखा, इसका मतलब क्या है? ये मेमोरी लोकेशन है, उसका नाम x है, उसमें वैल्यू 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर क्या आ रहा है? पाइथन इज ए टाइप इन्फर लैंग्वेज। ये टाइप इन्फर लैंग्वेज क्या होता है? थोड़ा सा तो मैं हिंट दे देता हूँ, बता देता हूँ, थोड़ा सा आगे चलते हैं। कोई भी वेरिएबल होता है, जैसे नेम नाम का वेरिएबल, उसमें पाइथन वैल्यू है। कोई भी वेरिएबल में जो वैल्यू होती है उस वैल्यू को कहा जाता है डाटा। यानी यहाँ ये पाइथन क्या है? डाटा है। 23 क्या है? डेटा है। 6.2 क्या है? डेटा है। तो हर डेटा का एक टाइप होता है। 23 का टाइप क्या है? इंटीजर है, ये इंटीजर डेटा है। 6.2 क्या है? फ्लोट। फ्लोट मतलब डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के डेटा को पाइथन में फ्लोट कहा जाता है। ये डबल सिंगल कोड या डबल कोड में कोई वैल्यू लिखी हुई तो उसको स्ट्रिंग डाटा कहा जाता है। स्ट्रिंग डाटा मतलब कि टेक्स्ट डाटा। टेक्स्ट डाटा को पाइथन में स्ट्रिंग डाटा कहा जाता है। तो हर डेटा का एक टाइप होता है। ठीक है साहब। तो अब क्या हो रहा है कि जो पाइथन के अलावा जो दूसरी लैंग्वेजेस हैं, सी हो गई, .NET हो गई, C# हो गई, C++ हो गई, इन सभी के अंदर मुझे इनफैक्ट जावा भी, इनके अंदर मुझे वेरिएबल बनाने से पहले ये बताना पड़ता है कि ये मैं किस डेटा टाइप का वेरिएबल बना रहा हूँ। सो वहाँ पर वेरिएबल जैसे ऐसे बनाया जाता है। एक एग्जांपल बताता हूँ। मैंने बनाया इंट एक्स, ऐसे वेरिएबल बनाते हैं। अब जावा को पता चल गया कि भाई एक्स नाम का एक वेरिएबल बना है जो कि इंटीजर डेटा होल्ड करेगा। अब अगर मैं एक्स के अंदर सिर्फ इंटीजर डेटा ही डाल सकता हूं, अब मैं इस एक्स के अंदर स्ट्रिंग डाटा, डेसिमल डाटा नहीं डाल सकता हूं। अगर डालने की कोशिश करूंगा तो वो एरर देगा। यानी कि इन लैंग्वेजेस के अंदर मुझे वेरिएबल बनाने से पहले वेरिएबल का डेटा टाइप बताना पड़ेगा, लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं होता है। आपको वेरिएबल का डेटा टाइप बताने की जरूरत नहीं है। आप वेरिएबल में कोई भी डेटा डालिए, डेटा टाइप डिसाइड होगा वेरिएबल का। वेरिएबल में डेटा डालने के बाद ऑटोमेटिकली जो भी वेरिएबल की वैल्यू है, तो पाइथन अपने आप, जैसे कि x के अंदर वैल्यू 12 है, पाइथन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा कि 12 तो इंटीजर है, यानी x का डेटा टाइप इंट हो गया। अगर इसी 12 को मैंने डबल कोड में डाल दिया, अब वो देखेगा भाई ये 12 तो अब स्ट्रिंग है, तो x का डेटा टाइप स्ट्रिंग हो गया। तो वो ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लेता है। तो ऐसी लैंग्वेज को क्या बोलते हैं? टाइप इन्फर लैंग्वेज। ठीक है, ऑटोमेटिकली आ जाता है। ये लिखा हुआ है, पाइथन ऑटोमेटिकली गेट वेरिएबल्स डेटा टाइप डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू असाइन टू द वेरिएबल। चलिए, वैल्यू कैसे असाइन की जाती है? सिंपल है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। सिंगल इक्वल टू लिख के RHS में जो वैल्यू होगी वो LHS में वेरिएबल को चली जाएगी। ठीक है, अब ये एक वैल्यू कौन सी? NONE, नन। नन मतलब कोई वैल्यू नहीं। नन नाम, अगर आप नन वैल्यू डालते हो किसी वेरिएबल में, मतलब वो ब्लैंक है, एम्प्टी है, उसमें कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, ये इंटीजर वैल्यू है, ये फ्लोट वैल्यू है। ठीक है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी हो सकती है। अब आ जाता है मल्टीपल असाइनमेंट। अब देखिए हो क्या रहा है, ये 3 लाइन देखिए पहले। इन 3 लाइन का क्या मतलब है? ए वेरिएबल के अंदर वैल्यू 1 गई, बी में 1 गई, सी में 1 गई। इन 3 को मिला के मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ सिंगल लाइन में। ये दोनों एक ही बात है, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, एक ही बात है, सिंगल लाइन में लिखा जा सकता है। ये 1 वैल्यू A B C तीनों का असाइन हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप एग्जाम में चाहे ऐसे लिखोगे तो भी मार्क्स मिलेंगे, ऐसे लिखोगे तो भी मार्क्स मिलेंगे, लेकिन आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए, क्योंकि आउटपुट निकालने के लिए जो क्वेश्चन आएगा वहां पर अगर ऐसा लिखा हुआ है तो आपको आउटपुट निकालना पड़ेगा। आपको मालूम ही नहीं चाहिए, मालूम ही नहीं इसका क्या मतलब है, तो आप आउटपुट नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा एक तरीका और देखो, ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ए में वैल्यू गई 1, बी में वैल्यू गई 2। इन 2 लाइनों को मिला के मैं सिंगल लाइन ऐसे लिख सकता हूँ, मल्टीपल असाइनमेंट। अब क्या होगा? ये जो A, B इक्वल टू 1, 2, तो पहली वैल्यू यानी 1 पहले वेरिएबल में चले जाएगी, यानी ए में चले जाएगी। 1 किस में चला गया? ए में। दूसरी वैल्यू यानी 2 किस में चला जाएगा? दूसरे वेरिएबल में, यानी कि 2 किस में चला जाएगा? बी में चला जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल लाइन में हम लोग लिख सकते हैं। और आ जाता है, देखो एक एग्जांपल आ गया है, स्वैपिंग ऑफ 2 वेरिएबल। स्वैपिंग मतलब वैल्यू इंटरचेंज करना, ए की वैल्यू बी में डालना, बी की वैल्यू ए में डालना। तो ये छोटा सा प्रोग्राम है, आप इजीली अंडरस्टूड कर सकते हो। इसको मैंने सिंगल लाइन में लिख दिया है, वैल्यू स्वैप हो गई है, इंटरचेंज हो गई है। चलिए, अब तुम्हें एक क्वेश्चन ये आता है कि भाई जब हम
इजी वे में लिख सकते हैं इसको। इस स्टेटमेंट की बात करूं, इसको मैं 3 लाइन में, कितना इजी लग रहा है, कितना आसान है इसको लिखना। तो मैं क्यों फिर ये है जो इसे तीन लाइनों को एक लाइन में लिख रहा हूं, ऐसा लिखने की क्या जरूरत है? तो ऐसा इसलिए जरूरत है कि जब बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम जब बनते हैं, वहां पर नंबर ऑफ एक्सप्रेशंस, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, नंबर ऑफ लाइंस भी कम से कम होनी चाहिए, ताकि आपके प्रोग्राम की साइज कम हो। आप इस एक लाइन के कोड को 3 लाइन में लिखोगे, ऑफ कोर्स प्रोग्राम की साइज बढ़ेगी। ये तो एक ही था, अब कोई लाखों लाइन का प्रोग्राम है, बहुत बड़ा प्रोग्राम है, तो वहां पर ऐसा एक एक लाइन बचा के आप साइज प्रोग्राम की कंट्रोल कर सकते हो, इसलिए इसको ऐसे लोग लिखते हैं। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं मल्टीपल असाइनमेंट के। ऐसे एग्जांपल तुम्हारे एग्जाम में आएंगे। अब ये आएगा सीधा कि इसका आउटपुट लिखिए। ठीक है, इसका आउटपुट हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा है? 2 स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 और एक प्रिंट स्टेटमेंट है, प्रिंट ABC प्रिंट कर रहा है। ठीक है साहब, पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है? A, B, C = 5, 10, 7। तो हमें पता है ऐसा लिखने से क्या होगा, ये काम होगा। 5 वैल्यू किस में चले जाएगी? A में। 10 वैल्यू चले जाएगी B में। यही है, यहाँ देखिए, अभी देखिए, ये इसको देखो और इन 3 को देखो। A में 5 वैल्यू चली गई, B में 10 चली गई, C में 7 चली गई। स्टेटमेंट नंबर 1 खत्म, स्टेटमेंट नंबर 2 पे आ गए। स्टेटमेंट नंबर 2 भी कुछ ऐसा ही है, B, C, A। इसका मतलब क्या है कि B में क्या जाना चाहिए? A+1। C में क्या जाना चाहिए? B+2। और A में क्या जाना चाहिए? C-1। ठीक है, तो देखते हैं क्या करता है। तो सबसे पहले तो क्या करेगा, ये इसको कैलकुलेट करेगा। A+1 की वैल्यू निकालेगा, निकालने के बाद B में डालेगा ना, पहले वैल्यू निकालेगा। तो A की वैल्यू क्या है? 5 है, यानी कि ये 5+1 कितना आ गया? 6। पहले तो उसने वैल्यू निकाली, फिर B+2 कैलकुलेट करेगा। B की वैल्यू क्या थी भाई? 10। स्टेटमेंट नंबर 1 से देखो 10 थी, तो 10+2 12। C-1, C की वैल्यू क्या थी? 7 थी, तो 7 - 1 = 6। ठीक है, तो यही देखो, इसने यही किया है। पहले इसने क्या किया है? RHS को कैलकुलेट किया है, इनकी वैल्यूज निकाली है, और फिर उन वैल्यूज को ABC में असाइन कर दिया। मैं छोटा कर रहा हूँ, इसका रिजोल्यूशन बढ़ा के आप इस प्रोग्राम को देखिए, समझिए, बहुत इजी है। इसको इस जगह पे तुम लोग पॉज कर सकते हो और आसानी से इसको देख सकते हो। तो जब मैं लास्ट में ABC की वैल्यू प्रिंट कराऊंगा तो 6, 6, 12 आउटपुट आ जाएगा। तो तुम्हें ऐसा मिलेगा क्वेश्चन, तुम्हारा आंसर ये होना चाहिए। ठीक है, ये तो मैंने बीच का जो एक्सप्लेनेशन लिखा है। अगर कोई एग्जाम में एक्सप्लेनेशन पूछता है तो बताओ, नहीं पूछता है तो बताने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आउटपुट लिखो। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं, चलिए। मल्टीपल असाइनमेंट का एक एग्जाम्पल ये भी है। ठीक है, क्या एग्जाम्पल है ये? x की वैल्यू आपने क्या डाली है? 10 डाली है। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 1 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। स्टेटमेंट नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? y, = x+2, x+y। तो होगा क्या? एक्सप्लेनेशन में देखो, स्टेटमेंट नंबर 2 एग्जीक्यूट होगा, RHS यानी x+2 एग्जीक्यूट होगा। x की वैल्यू क्या? 10 है, तो x+2 कितना हो गया? 12। और ये वैल्यू किस में चली गई? y में, यानी कि y = 12 हो गया। फिर सेकंड वाला देखो, ये x+5 भी y में जाएगा, यानी कि 10 + 5 यानी 15। अब y = 15 हो गया, यानी कि अब स्टेटमेंट नंबर 2 खत्म होने पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 15। कि भाई y की लेटेस्ट वैल्यू लेगा ना, y की हमने 2 वैल्यू डाल दी है, पहले 12 डाली फिर 15 डाली, तो जो भी लेटेस्ट वैल्यू हो y की वैल्यू हो गई। अब y की वैल्यू हो चुकी है 15। ठीक है, और x की वैल्यू तो है ही हमारे पास पहले से, 10 है ही है। x की वैल्यू तो हमने चेंज ही नहीं करी है। ठीक है, इस प्रोग्राम को भी देखना, इसको भी तुम समझो सब जना। ठीक है, अगला प्रोग्राम और देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए क्या लिखा है? x, x = 20, 30, यानी कि x में पहले क्या वैल्यू जाएगी? 20 जाएगी, फिर x में क्या वैल्यू जाएगी? 30 जाएगी, यानी स्टेटमेंट नंबर 1 खत्म होने तक लास्ट में x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 30, यानी अब मेरे पास x की वैल्यू क्या है? 30 है। ठीक है, जब मैं स्टेटमेंट नंबर 2 में आया तो पहले RHS कैलकुलेट होगा। RHS मतलब x+10 यानी 30 + 10 40, और x+20 यानी 30 + 20 50। तो 40 और 50 दो वैल्यू कैलकुलेट हो गई। ये पहली वैल्यू 40 किस में चली गई? y के अंदर, यानी y = 40 हो गया। सेकंड वैल्यू भी वापस गई है y में, यानी y = 50 हो गया। तो स्टेटमेंट नंबर 2 खत्म होने के बाद y की लेटेस्ट वैल्यू क्या रह जाएगी? 50, बराबर है। तो ये देखिए 50 वैल्यू आ गई है, और x की वैल्यू तो 30 ही है x की वैल्यू। और ये देखिए मैं इसको छोटा कर रहा हूँ, इसको जूम करके
इसको यहाँ पर पहले थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करो और इस एग्जाम्पल को समझो, तो बहुत इजी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। अभी एक छोटी सी चीज़ मैं तुमको वेरिएबल का स्कोप और लाइफ टाइम, वेरिएबल कब तक वैलिड होता है कब तक वैलिड नहीं होता है। तो वेरिएबल इज नॉट क्रिएटेड अंटिल सम वैल्यू इज असाइन टू इट। जब तक हम कोई वेरिएबल बनाएंगे ही नहीं तो उसको यूज़ कैसे करेंगे। पहली लाइन में एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट हुई उसको कंपाइलर को पाइथन को क्या करना है, एक्स की वैल्यू प्रिंट करनी है। वो देखेगा भाई एक्स नाम का वेरिएबल तो है ही नहीं, तो अनडिफाइंड वेरिएबल एक्स। जब तक आप कोई वेरिएबल नहीं बनाओगे तब तक उस वेरिएबल को यूज़ नहीं कर सकते। सेकंड लाइन में मैंने एक्स वेरिएबल बना दिया है, थर्ड लाइन में यूज़ किया तो देखो आउटपुट आ गया है, क्योंकि ये थर्ड लाइन के अंदर एक्स को पहचानता है। तो पहले वेरिएबल बनाओ फिर यूज़ करो, ठीक है। लोकल स्कोप, अब क्या है, दो तरह के वेरिएबल होते हैं स्कोप के मामले में। स्कोप मतलब कहाँ वेरिएबल यूज़ किया जा सकता है, कहाँ यूज़ नहीं किया जा सकता। लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल क्या होता है, इससे पहले थोड़ा सा तुम्हें हिंट देता हूँ, वैसे अपन डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। DEF हम लोग यूज़ करते हैं फंक्शन, जैसे हमने प्रिंट नाम का फंक्शन यूज़ किया बहुत बार। प्रिंट एक फंक्शन है। अब ये प्रिंट फंक्शन की डेफिनेशन कहीं तो पड़ी होगी। ये एक इनबिल्ट फंक्शन है। इनबिल्ट फंक्शन मतलब पाइथन में पहले से बना हुआ है, तो इसकी डेफिनेशन पाइथन में बनी हुई है। तो पाइथन के इंटरप्रेटर को पता है कि मुझे इसकी प्रिंट की डेफिनेशन कहाँ से उठानी है, ठीक है, बनी हुई है। लेकिन मैं अपने खुद के फंक्शन भी बना सकता हूँ। मेरे खुद के फंक्शन, मैं एक फंक्शन बनाना चाहता हूँ FUN नाम का, तो मेरे को उस फंक्शन की डेफिनेशन बनानी पड़ेगी। तो डेफिनेशन कैसे बनाई जाती है, ऐसे लिखा जाता है DEF। आप जो भी फंक्शन का नाम देना चाहो वो लिखो, फिर उसके अंदर अपना कोड लिख दो। तो जहाँ भी मैं अब फन लिखूँगा वहाँ पर मेरी ये वाली डेफिनेशन एग्जीक्यूट होगी। जैसे हम इसको बोलते हैं फंक्शन को कॉल करना। मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, कॉल करते ही फंक्शन की डेफिनेशन एग्जीक्यूट हो जाएगी। जैसे कि मैं कहीं पे लिखता हूँ प्रिंट, जैसे मैंने लिखा प्रिंट यानी मैं प्रिंट फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। प्रिंट को कॉल करते ही प्रिंट फंक्शन की डेफिनेशन एग्जीक्यूट हो जाती है, ठीक है। तो देखो मैंने क्या किया है, ये एक FUN नाम का फंक्शन बनाया, इसमें वेरिएबल बनाया x = 8 और प्रिंट x कर रहा हूँ, यानी आउटपुट आना चाहिए 8 आना चाहिए, ठीक है। ये फंक्शन खत्म हो चुका है। इसके बाद मैंने FUN फंक्शन को कॉल किया, यूज़ किया है, और अब मैं जो प्रिंट x कर रहा हूँ, x की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ, लेकिन क्या आ रही है, एरर आ रही है। एरर क्या आ रही है, अनडिफाइंड वेरिएबल x। क्यों आ रही है, क्योंकि ये x जो है वेरिएबल का स्कोप इस फंक्शन के अंदर अंदर ही है। इस फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर x नाम का वेरिएबल क्रिएट होता है, इस फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर x यूज होता है, और जैसे ही ये फंक्शन खत्म होता है x भी खत्म हो जाता है। यानी कि यहाँ पर जब मैं x प्रिंट करा रहा हूँ तो बोलता है भाई मैं x को नहीं पहचानता हूँ, x क्या है। तो ऐसे फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल होता है उसको कहा जाता है लोकल वेरिएबल। ये लोकल वेरिएबल है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अभी आ जाता है ग्लोबल वेरिएबल। अब ग्लोबल वेरिएबल क्या है, देखो मैंने इसमें थोड़ा सा क्या कर रखा है, मैंने 2x नाम के वेरिएबल बना रखे हैं। एक वेरिएबल तो मैंने फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर बना रखा है, ये फंक्शन की डेफिनेशन है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। इसके अंदर जो x बना हुआ है मतलब वो लोकल है। एक मैंने प्रोग्राम के अंदर बना रखा, मेरे प्रोग्राम में 1 लाइन 2 लाइन और 3 लाइनें हैं। तो पहली लाइन में मैं x नाम का वेरिएबल बना चुका हूँ। अब इस मैं प्रिंट x जो कॉल कर रहा हूँ, यानी कि मैं ये x = 8 को कॉल कर रहा हूँ, ये x को पहचानता है। तो देखो आउटपुट क्या आएगा, ये क्या है, पहला वाला जो x है फंक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है, कॉलिंग वेरिएबल x इनसाइड फन और आउटसाइड फन। तो आउटपुट क्या आया, 50 और 8। 50 और 8 क्यों आया, जैसे ही इसने फंक्शन को कॉल, मैंने फंक्शन को यूज़ किया, कॉल किया इसको फंक्शन को, तो इसकी फंक्शन की डेफिनेशन एग्जीक्यूट हुई। डेफिनेशन एग्जीक्यूट होते ही उसमें क्या किया, एक x नाम का वेरिएबल बनाया, उसमें 50 वैल्यू डाली, उसको प्रिंट कर दी, तो ये प्रिंट हो गई। फिर फंक्शन खत्म हो गया, फिर मैंने एक नॉर्मल प्रिंट x यूज़ किया है। इस x में इसने जो कि ग्लोबल वेरिएबल था, जो कि लोकल वेरिएबल नहीं है, उसकी वैल्यू इसने प्रिंट कर दी है। कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये डायनेमिक टाइपिंग, वैसे तो मैं आपको बता चुका हूँ कि जो पाइथन के अंदर वेरिएबल के अंदर जो डेटा सेव होता है उसका डेटा टाइप डिपेंड करता है वेरिएबल में कौन सी वैल्यू सेव है। जैसे मैंने पहले बनाया x = 25, x का डेटा टाइप क्या हो गया, इंटीजर हो गया। आगे जाके मैंने x में एक स्ट्रिंग डाल दी, अब x का डेटा टाइप क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया। अब अगर मैं ये एग्जीक्यूट करता हूँ y = x / 5, अब यानी मैं करने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, x की वैल्यू क्या, पाइथन, मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ पाइथन / 5। पाइथन एक स्ट्रिंग है, किसी स्ट्रिंग को आप इंटीजर से कैसे डिवाइड कर सकते हो, तो ये एरर आ गई है। तो इन चीज़ों की हमें ध्यान रखनी है डायनेमिक टाइपिंग, कि आप जो वैल्यू असाइन करते हो
उसका ध्यान रखो, उसी के हिसाब से आप ऑपरेशंस भी करो। और वेरिएबल का डाटा टाइप चेंज होता रहता है डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू असाइंड ऑन इट, हर स्टेटमेंट के ऊपर। नेक्स्ट लाइन पे अगर आपने चेंज कर दी वैल्यू तो उसका डाटा टाइप चेंज हो चुका है। ये लाइन लिखने से पहले मैं यूज़ कर सकता था x/5, कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि ये x इक्वल टू पाइथन वैल्यू डालने से पहले मेरा x एक इंटीजर था, यानी 25/5, वो चल जाता, कोई दिक्कत नहीं। इसको बोलते हैं डायनेमिक टाइपिंग। ठीक है, आराम से, छोटा सा है चैप्टर था, इसको देखिए, समझिए, कोई डाउट है तो मेरे को पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। अब हम अगली क्लास में वापस से मिलेंगे, आगे पढ़ेंगे। ओके, बाय।